सभा का बजट सत्र गैरसैंण मुद्दा गरमाया। सदन के बाहर विपक्ष का हुआ हंगामा। आत्मविश्वास से भरे सीएम धामी के बजट में दिखेगा युवा जोश। किसानों और कमजोर वर्ग सहित इनको सहारा देने की होगी तैयारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा चुनौतियों से निपटने को साझा प्रयास की है जरूरत। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को झटका। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने दिया इस्तीफा, कहा पार्टी के साथ चलने में असहज। देश में खत्म होने वाला है तेल। पेट्रोल पंप पर उमड़ी भारी भीड़। अफवाह ने रुड़की में मचाई अफरा तफरी। दिल के दौरे से केदारनाथ में रोजाना 2 तीर्थयात्री तोड़ रहे हैं दम। अब तक हो चुकी है 78 श्रद्धालुओं की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और आज हम बात करेंगे बजट सत्र 2.0 की। और डोईवाला से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और वित्त मंत्री सदन में पटल पर रखने वाले हैं बजट। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया से बात की है और बजट जनता के सुझावों से बेहद शानदार है। वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा है, वित्त मंत्री सदन में पटल पर रखने वाले हैं बजट। अहम खबर आपको हम बता दें और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया से बात की है। तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया से बात की है और बजट जनता के सुझावों से बेहद शानदार होगा। वित्त मंत्री की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं और राज्य के विकास को गति देने वाला ऐतिहासिक बजट होगा। राज्य के विकास को गति देने वाला ऐतिहासिक बजट होने की बात कही है और उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, राज्य के विकास को गति देने वाले ऐतिहासिक बजट को पेश किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। वित्त मंत्री सदन में पटल पर रखने वाले हैं बजट। तो वित्त मंत्री सदन में पटल पर बजट रखने वाले हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया से बात की है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया से बात की है। डोईवाला से खबर है, वित्त मंत्री सदन में पटल पर बजट रखने वाले हैं। बजट में उसमें जोड़ रहे हैं, अच्छे सुझावों को उसमें ले रहे हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो बजट के अंदर हम लोग उसमें ला रहे हैं। चूंकि बजट सत्र सामने है, ऐसी चीजें बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, लेकिन मैं मान के चलता हूँ ये बहुत ही संतुलित और बहुत अच्छा बजट जनता के लिए, उत्तराखंड के लिए होगा। देहरादून में गहमा गहमी से शुरू हुआ है विधानसभा का सत्र। सत्र के पहले दिन ही हंगामे के आसार, कार्रवाई के साथ ही गहमा गहमी का दौर भी शुरू हो चुका है और विपक्ष ने दागने शुरू कर दिए हैं सवाल। तो विपक्ष ने सवाल दागने शुरू कर दिए और गैरसैंण का मुद्दा गरमाया है। गैरसैंण में सत्र न कराए जाने को लेकर नाराजगी। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने नाराजगी जताई है। आखिर क्यों नहीं हुआ गैरसैंण में विधानसभा सत्र, प्रीतम सिंह ने साफ तौर पर कहा है। और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या कांग्रेसियों के साथ धरने पर बैठ गए हैं, यानी हंगामे के साथ सत्र की शुरुआत। और यशपाल आर्या कांग्रेसियों के साथ धरने पर बैठे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, गैरसैंण का मुद्दा गरमाया हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, गैरसैंण का मुद्दा यहां पर गरमाया हुआ है। आज विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत, बजट पेश होना है, लेकिन उससे पहले गैरसैंण में सत्र न कराए जाने को लेकर हंगामा हो गया है। आपको बता दें कि इस बार सत्र देहरादून में ही, और आपको बता दें कि ये सत्र गैरसैंण में होना था, लेकिन सत्र गैरसैंण में नहीं हुआ, जिसके चलते नेता प्रतिपक्ष लगातार यहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं और यशपाल आर्या कांग्रेसियों के साथ धरने पर बैठे हैं। जन कल्याण की चीज़ों को उसमें ध्यान में रखते हुए, उनको प्राथमिकताएं रखते हुए उत्तराखंड के हर दृष्टिकोण से हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया। उसको माननीय संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री जी हमारे पेश करेंगे और उत्तराखंड के विकास के लिए हमारा विकल्प रहित से संकल्प है, कुछ इस बजट में दिखाई देगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो लगातार देश के नौजवानों के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के बेरोजगारों के लिए लगातार उनका संकल्प है सभी को रोजगार देना। इस क्रम में 10 लाख लोगों को रोजगार का सृजन करना और रोजगार देना निश्चित रूप से देश की तरुणाई के लिए बहुत बड़ा काम है।
और आज से विधानसभा के बजट सत्र की 11 बजे से शुरुआत हो चुकी है। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेसी विधायकों ने गैरसैंण में सत्र न करवाने को लेकर विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन किया है और साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। वहीं इस पर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पहाड़ की उपेक्षा करती है और चार धाम का हवाला देते हुए सरकार गैरसैंण में सत्र नहीं कराना चाहती है। कांग्रेस इसको कभी नहीं सहेगी और सदन से लेकर सड़क तक इसका विरोध जरूर करेगी। ग्रीष्मकालीन सत्र चल रहा है और उसको जो है गैरसैंण में चलाकर देहरादून में चलाया जा रहा है। ये पहाड़ की उपेक्षा है। कांग्रेस पार्टी पहाड़ की उपेक्षा नहीं सहेगी। चार धाम यात्रा का हवाला दिया जा रहा है। चार धाम यात्रा वर्षों से इसी समय में चलती, वर्षों तक चलती रहेगी। चार धाम यात्रा की पोल न खुल जाए, इसलिए सरकार ने सत्र यहाँ चलाया है। इसलिए हम इनका पुरजोर विरोध करेंगे सदन में भी और सड़क पे भी। तो बजट को लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको दिल्ली से हम सुनाते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। सेना में बहाली को लेकर उनकी ओर से कुछ बातें कही जा रही, सुनते हैं। से यूथफुल हो, यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। मित्रों, प्रिलिमिनरी रिमार्क हमारी तरफ से इस योजना के बारे में यही था। इसकी डिटेल्ड जानकारी अभी आपको प्रेजेंटेशन भी होगा ना, प्रेजेंटेशन के भी माध्यम से दी जाएगी और हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ्स, जिनका कि मिस्टर भटनागर ने अभी आपसे परिचय कराया है, वो यहाँ पर उपस्थित हैं, अपनी बात बोलेंगे और उसके बाद जो भी आप प्रश्न करेंगे सामान्यतः हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ्स ही उसकी रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी हूं। मैंने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का काम संभाल रखा है। आज मैं आपको अग्निपथ स्कीम से अवगत करवाऊंगा। और अब सीधा आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड विधानसभा में, जहां पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। रुपए के 27.8 किलोग्राम चरस, 5.952 किलोग्राम स्मैक, 107.882 ग्राम अफीम, 90.111 किलोग्राम गांजा, 205.74 ग्राम ब्राउन शुगर, 1,04,722 नशीली गोलियां, 54,235 नशीले इंजेक्शन एवं 13,078 नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं। इसी प्रकार प्रदेश की पुलिस द्वारा 17 माह में कुल 2,834 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 2,339 अभियोग पंजीकृत किए गए, जिनके कब्जे से लगभग 37 करोड़ 40 लाख रुपए के 379.4 किलोग्राम चरस, 25.471 किलोग्राम स्मैक, 24.93 किलोग्राम अफीम, 237.003 किलोग्राम डोडा, 2,242 किलोग्राम गांजा, 0.2 किलोग्राम मान ले कोई योजना बता दीजिए।
पढ़ाया मान लीजिए 2 पॉइंट्स, ये जो कार्रवाई की वो बतानी तो पड़ेगी ना। अजी कार्रवाई तो जो कार्रवाई अब आप फिर कहें क्या कार्रवाई अगर की, ये पर्याप्त होती तो मुझे क्वेश्चन ये जो कार्रवाई की है ये अगर ये पर्याप्त होती तो मुझे क्या क्वेश्चन लगाना पड़ता। 2 पॉइंट्स। देखो आप दोनों पहले सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, जो कार्रवाई हुई है सुन लीजिए। 2.799 किलोग्राम हेरोइन, 208 किलोग्राम भांग, 1,30,061 नशीली गोलियां, 16,993 नशीले इंजेक्शन, 21,281 नशीले कैप्सूल एवं 48 शीशी सिरप की बरामद की गई। नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए वर्ष 2018 में प्रदेश, जनपद एवं थाना स्तर पर त्रिस्तरीय एंटी ड्रग, अब आप समझ लीजिए ये है विषय जो मैं बता रहा हूँ, इसके आप जो कार्रवाई इसमें आ रही है, नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए वर्ष 2018 में प्रदेश, जनपद एवं थाना स्तर पर त्रिस्तरीय एंटी ड्रग टास्क फोर्स ADTF का गठन किया गया है। प्रदेश स्तरीय STF उत्तराखंड के अधीन गठित की गई है। नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त बड़े एवं पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से मुक्त रखने हेतु समय समय पर जनपदीय स्तर पर, प्रदेशीय स्तर पर ADTF द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम चलाते हुए नशे के विरुद्ध जागरूक किया जा रहा है। माननीय सदस्य श्री मोहम्मद शहजाद तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात नियम तो बजट सत्र 2.0 की शुरुआत हो चुकी है और बजट में किसके लिए क्या है ये ऐलान हो जाएगा। बजट पेश किया जाना है, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता दानिश जुड़ चुके हैं। दानिश, बजट में आज किसके लिए क्या मिलने वाला है ये तो पिटारा खोलने की बात पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जनता किस तरह की उम्मीद इस बजट से लगाई नजर आ रही है, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल गरिमा, मैं आपको बता दूं कि बजट सत्र शुरू हो चुका है और बजट 4 बजे करीब जो है मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री साथ मिलकर इस बजट को सदन के पटल पर रखेंगे और इस बजट को लेकर जो आम जनता है उसको काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि आम जनता कहीं ना कहीं जो चुनाव के वक्त जो सरकार ने तमाम जो वादे किए थे अपने दृष्टि पत्र में, तमाम वादे उन्होंने रखे थे, ये संकल्प लिए थे, तो तमाम जो उन संकल्पों और वादों को लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच एक उत्साह है कि किस तरह का ये बजट होने वाला है, किस तरह से जनता को राहत पहुँचाया जाए, क्योंकि इस वक्त जो है महंगाई और बेरोजगारी और तमाम जो प्रदेश के तमाम मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं जो जनता है उनकी नज़र जो है इस बजट पर टिकी हुई है। किस तरह से सरकार इस बजट में जनता को सहूलियत देने का काम करेगी। साथ ही साथ अगर सरकार की बात करें तो सरकार लगातार बात करती रही कि आम जनता से राय लेने के बाद ये बजट तैयार किया गया है कि जिस तरह उनके जो आम जो मुद्दे हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उसमें इस बजट में संजोकर तैयार किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो बजट ये आने वाला है उसको लेकर जो जनता है उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है, कि उम्मीद उनके अंदर देखने को मिल रही कि सरकार उनके लिए क्या कुछ खास करने वाली है। लेकिन ये 4 बजे तक के बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी कि सरकार ने आम जनता के लिए क्या कुछ खास रखा है, किस तरह का रोड मैप तैयार किया है, किस तरह से जनता को सहूलियत पहुंचाई जाएगी, किस तरह से पहाड़ के जो लोग हैं जो दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं उनको किस तरह से सहूलियत दी जाएगी, साथ ही साथ जो महिलाओं को किस तरह से इस बजट में रखा जाएगा। तो तमाम जो सवाल हैं वो 4 बजे के बाद साफ हो जाएंगे और आम जनता को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। तो तमाम जो जनता है वो इससे उम्मीदें लगाई हुई हैं। तो अभी 4 बजे के करीब ये साफ हो जाएगा कि क्या उनको मिलने वाला है। जी गरिमा, बिल्कुल, यानी 4 बजे का इंतजार, जिसके बाद पिटारा वित्त मंत्री का खुल जाएगा और उत्तराखंड की जनता के लिए क्या कुछ खास है वो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर दानिश बात करें तो बजट सत्र की शुरुआत उससे पहले ही हंगामा जो है हमने देखा है, विपक्षी गैरसैंण में सत्र न होने को लेकर लगातार हमलावर है सरकार पर। जी बिल्कुल गरिमा, ग्रीष्मकालीन जो राजधानी गैरसैंण भाजपा सरकार के द्वारा ही घोषित की गई थी, लेकिन जो ग्रीष्मकालीन सत्र की अगर बात करें तो सत्र हमेशा ये कहा जाता है कि ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में कराया जाए। तमाम जो सरकारें हैं वो हमेशा ये कहती है कि ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में कराया जाए। हालांकि जो राजधानी उसको अभी तक घोषित नहीं की, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित सिर्फ भाजपा की तरफ से किया गया। जो विपक्ष है वो लगातार ये कहता रहा है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में ही ग्रीष्मकालीन
विधानसभा सत्र होना चाहिए। और जो अभी जो विधानसभा सत्र से पहले तमाम जो चर्चा थी कि अब इस बार जो ग्रीष्मकालीन सत्र है वो गैरसैंण में भी कराया जाएगा, लेकिन बाद में तमाम जो चारधाम यात्रा की दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने इसका हवाला देते हुए चारधाम यात्रा को लेकर के तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जो भीड़ है वो श्रद्धालु जो है वो चारधाम यात्रा में आ रहे हैं, तमाम जो रोड है वो बंद पड़े हुए हैं। तो इस तरह को देखते हुए कहीं ना कहीं जो सरकार ने इसका हवाला देते हुए ग्रीष्मकालीन जो सत्र है वो राजधानी देहरादून में ही रखा है। और इस चीज को लेकर जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पर कहीं ना कहीं आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। जो तमाम जो विधायक थे आज विधानसभा सत्र से ठीक पहले वो विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए थे और तमाम जो सरकार के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी भी की। और उन्होंने उनका साफ तौर पर कहना था कि जो सत्ता पक्ष है, जो भाजपा सरकार है, वो हमेशा कहती है कि हम पहाड़ का भला चाहते हैं और साथ ही साथ वो पहाड़ की उपेक्षा करती है, तो वो इस चीज़ को सहेंगे नहीं और सड़क से लेकर सदन तक वो इसका प्रदर्शन करेंगे और जनता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और उसकी झलक जब सत्र की कार्रवाई जो 11 बजे के बाद शुरू हुई तो सबसे पहले विधानसभा सत्र में जो वंदे मातरम की जो उद्घोष हुआ, उसके बाद जो विपक्षी जो विधायक थे उन्होंने सीधे तौर पर गैरसैंण का मुद्दा उठाया और उन्होंने विरोध दर्ज कराया कि जो ग्रीष्मकालीन जो सत्र होना था वो गैरसैंण में होना था, लेकिन सरकार ने यहाँ कराया। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो पहाड़ को कहीं ना कहीं एक गर्त में धकेलने की है। तो गरिमा, तो कहीं ना कहीं जो ग्रीष्म का जो सत्र है वो फिलहाल अभी जो शुरुआत रही वो भी हंगामेदार रही और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं तमाम जो मुद्दे हैं वो विपक्ष सत्ता पक्ष पर के सामने उठाएगा और तमाम जो मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं घेरने का काम जो सत्ता पक्ष को करेगा। तो लगता है कहीं ना कहीं जो ये सत्र होने वाला है वो हंगामेदार होने वाला है। शुरुआत तो हंगामेदार रही ही है, आगे भी जो बाकी जो, क्योंकि आज से शुरुआत हो गई 20 जून तक ये सत्र चलने वाला है, तो 20 जून तक के बीच में ये जो सत्र चलेगा कहीं ना कहीं हंगामेदार ये रहने वाला है। सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं जो विपक्ष है पूरा घेरने का काम करेगा और कोई भी छोटी से छोटी चीज को लेकर कहीं ना कहीं वो अपनी जो चूक है वो विपक्ष छोड़ना नहीं चाहेगा। जी बिल्कुल, यानी कोई भी चूक विपक्ष नहीं चाहता है और लगातार सरकार को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दानिश अगर बात करें तो सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। संकल्प पत्र में बड़े वादे सरकार की ओर से किए गए थे और जनता ने भी उन वादों पर विश्वास दिखाते हुए एक बार फिर से धामी सरकार को मौका दिया है। तो इस बार बजट में क्या लगता है, धामी सरकार क्या संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए की राह पर ही यह बजट हो सकता है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो जब 6 महीने का जो उनका कार्यकाल रहा है उन्होंने उनका ताबड़तोड़ उन्होंने फैसले किए। तमाम तरह की जो जनता में कहीं ना कहीं जो एक रोष था कि भाजपा सरकार को लेकर, लेकिन उन्होंने एक छवि जो बनाने का काम भाजपा सरकार की किया वो मुख्यमंत्री उसका सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जाता है। उसके बाद जो चुनाव के वक्त, हालांकि वो खटीमा से चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद अब चंपावत से उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं दबाव है उसको देखते हुए, और जो तमाम जो संकल्प उन्होंने लिए थे और तमाम जो वादे उन्होंने दृष्टि पत्र में किए थे उसको कहीं ना कहीं दबाव को देखते हुए कहीं ना कहीं बजट तैयार किया गया होगा और तमाम जो उन्होंने वादे किए उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में इस बजट में रखा गया होगा। जो सरकार है कहीं ना कहीं जो उनके द्वारा जो दोबारा जो जनता के द्वारा उनको सत्ता में फिर दोबारा से, क्योंकि एक मिथक तोड़ते हुए दोबारा से सत्ता में काबिज हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक प्रेशर कहीं ना कहीं इस बजट में देखने को मिल सकता है और तमाम जो जनता को कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने का काम बजट में किया जा सकता है। तो सरकार ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता के साथ चलने का काम कर सकती है। अभी हालांकि 4 बजे के बाद बजट साफ होगा कि किस तरह का ये बजट रहने वाला है। जो सरकार है वो जिस तरह से उन्होंने दृष्टि पत्र में वादे किए थे और तमाम जो जिस तरह से उन्होंने संकल्प लिए थे उन वादों पर खरी उतर पाती है या नहीं, तो ये अभी 4 बजे के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन सरकार पे कहीं ना कहीं जो दोबारा से मिथक तोड़ते हुए जनता ने दोबारा से मिथक तोड़ते हुए दोबारा से उनको सत्ता में काबिज करवाने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रेशर इस बजट में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, यानी बजट में काफी कुछ खास भी हो सकता है। हालांकि जब बजट पेश होगा उसके बाद सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। शुक्रिया दानिश आपका हमारे साथ जुड़कर अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर बजट सत्र 2.0 की आज शुरुआत हो चुकी है और आज बजट पेश किया जाएगा और जनता के लिए अपना पिटारा खोलेंगे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 8 साल में हमने असंभव को संभव कर डाला है। के सूरज का देखो पश्चिम में भी उजाला है। रात गई अब दिन आएगा भी, तो ये बस भोर है। ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। सेवा
सुशासन और गरीब कल्याण। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भाजपा समर्थक मंच किसान मोर्चा के सफलतम 5 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में पूर्व युवा मोर्चा नेता विशाल मनवाल को भाजपा समर्थक मंच किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करते हुए आज एक सादे समारोह में मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शार्पशूटर देवेंद्र सिंह चौहान ने मनोनीत पत्र सौंपा है। डोईवाला के भगवानपुर सुन गांव में हुए कार्यक्रम में भाजपा समर्थक मंच किसान मोर्चा ने उत्तराखंड में मंच का गठन करते हुए तमाम नेताओं को जिम्मेदारी देते हुए आशा जताई है कि मनोनीत सभी नेता अब मंच को मजबूत करने के साथ भाजपा की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री DS गुसाई, उत्तर प्रदेश भाजपा समर्थक मंच किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष ML प्रसाद ने भगवानपुर में हुए कार्यक्रम में विशाल मनवाल के प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत होने पर कहा कि अब उत्तराखंड के किसानों की आवाज बनकर विशाल मनवाल उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे और भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। पार्टी के कार्य समिति का मैं सदस्य रहा हूं, क्रीड़ा भारती में मैं रहा हूं और चुनाव में हमेशा त्रिवेंद्र जी के साथ कंधे पे कंधा मिला के मैं खड़ा रहा हूं और जैसा उनसे भी जो भी राय लेंगे तो उनसे काम करेंगे और भाजपा के लिए हमेशा काम करेंगे। यही हमारा एक उद्देश्य है। 13 जिलों में संगठन खड़ा करेंगे, 13 जिलों में भाजपा के लिए काम करेंगे। बिल्कुल इसको पूरी तरह आगे जोश और खरोश के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और जो भी भाजपा द्वारा जो कार्य हैं, जो शैलियां हैं, उसका प्रचार प्रसार जन जन तक किया जाएगा। जो बिल्कुल तभी हुए, नहीं तो जीत जो है, अगर जनहित के काम ठीक नहीं होते तो जीत कहाँ से होती। निश्चित तौर से जो है जब अच्छा काम करेगा तभी आदमी दोबारा जीतेगा, दोबारा सत्ता पाएगा। भाजपा समर्थन इनको पद की जिम्मेवारी और मैं उम्मीद करता हूँ संगठन को इस प्रदेश में बहुत अच्छी तरीके से ऊंचाई तक लेकर जाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा काम करेंगे, बिल्कुल अच्छा काम करेंगे। समर्थक मंच का काम वही है जो बीजेपी का है। बीजेपी ने जो भी किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो भी काम किया है उसका प्रचार करना, लोगों को बताना, घर घर जा कर के जो बीजेपी के कर्मचारियों से कुछ छूट जाता है व्यक्तियों से, वो हमारा संगठन काम करेगा। हर तरीके से हिंदुओं को संगठित करना। खबर रुद्रपुर से है, जहां पर नगर निगम में पार्षद प्रत्याशी के लिए 2 वार्डों में उपचुनाव। वार्ड नंबर 13 में पार्षद प्रकाश धामी की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी और इस कारण वार्ड नंबर 13 में उपचुनाव हो रहा है, जिसकी मतगणना शुरू हो गई है। पहले राउंड में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मनोज धामी को 134 वोट मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी आरिफ अली को 49 वोट मिले हैं और कांग्रेस से अशफाक अंसारी को 277 वोट मिले हैं। रुद्रपुर नगर निगम के अंदर पार्षद प्रत्याशी के लिए 2 वार्डों के अंदर उपचुनाव हुआ है। 12 तारीख को इसमें वोटिंग हुई थी और आज 14 तारीख को जो है मतगणना शुरू हो गई है। 14 तारीख में अब कुछ ही देर बाद रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पे जो वार्ड नंबर 13 है, वार्ड नंबर 36 के अंदर 2 वार्डों के अंदर उपचुनाव हुआ था। वार्ड नंबर 13 में जो पार्षद थे प्रकाश धामी, उनकी किसी ने गोली मार के हत्या कर दी थी। इस कारण जो है वार्ड नंबर 13 में उपचुनाव हुआ है। इसमें फर्स्ट जो राउंड है इसकी काउंटिंग हो चुकी है और इसमें पहले राउंड में जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है प्रकाश धामी के भाई मनोज धामी, उनको 134 वोट मिले हैं और एक निर्दलीय प्रत्याशी आरिफ अली हैं, उनको 49 वोट मिले हैं और कांग्रेस से जो अशफाक हैं उनको 277 वोट मिले हैं। वार्ड नंबर 36 में जो पार्षद थे उनकी कोरोना काल में मृत्यु हो गई थी, इस कारण वहाँ भी उपचुनाव हुआ है, उसकी भी मतगणना शुरू हो गई है। अब कुछ ही देर में रिजल्ट आने वाला है। अपने सहयोगी जावेद के साथ मैं शाहिद खान, के न्यूज़, रुद्रपुर।
धर्मनगरी हरिद्वार रुड़की में अचानक ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से शहर में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। कई पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो जाने के बाद जिन पेट्रोल पंप पर तेल मिल रहा है वहां पर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। लोग 100 रुपए की जगह 1000 रुपए का पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं, जिसके चलते ज्यादा दिक्कत पैदा हो गई है। कनखल के देश रक्षक तिराहे स्थित पेट्रोल पंप के मालिक प्रतीक अग्रवाल ने बताया कि सोशल मीडिया पर अचानक अफवाह फैल जाने के बाद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई। लोग ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल भरवा रहे थे और कुछ पीछे कंपनी से भी पेट्रोल की कमी आ रही है। सोशल मीडिया पे भी चला है कि तेल शॉर्ट हो रहा है, वैसे आगे से भी तेल कम आ रहा है, शॉर्टेज चल रही है। पर लोगों हर जगह पर हर पंपों पर भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर भी लोगों ने सोचा शायद 2-3 दिन तेल नहीं मिलेगा, लोग इकट्ठा हो गए। एक गाड़ी सुबह आई थी, एक अब आई है। आगे शॉर्ट चल रहा है। एक तो कल संडे था, इस वजह से भी गाड़ियाँ नहीं। खबर हरिद्वार से है, जहां कर सिडकुल थाना क्षेत्र में युवक के अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू से हमला किया गया। तो वहीं हमले में घायल हुए युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक युवक सिडकुल स्थित ALF इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता था। कंपनी से छुट्टी के बाद युवक अपने घर जा रहा था। इस दौरान अज्ञात व्यक्ति ने युवक पर हमला कर दिया। सिडकुल पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान अंकित कुमार पुत्र ओमकार सिंह निवासी राजकपुर अमरोहा के रूप में हुई है। और खबर उत्तराखंड में आज इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।